अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम। नए लेक्चर में सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम फोर्स एंड मोशन के हवाले से नया टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे। और उससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह मैं हर जो नई वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह मुझे हौसला अफजाई मिलती रहेगी और मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग वाकई में हमारे इल्म से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा सब्सक्रिप्शन से। अलबत्ता आपको फ़ायदा होगा, इससे कोई आपकी फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे। तो चलो ज़रा शुरू करते हैं नया लेक्चर 25 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उर्दू में इसे कहते हैं कानून बकाए मायारे हरकत। ये है क्या? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains always constant. The momentum of an isolated system remains always constant. क्या मतलब है? एक जुदागाना निज़ाम का मोमेंटम हमेशा मुस्तकिल रहता है। यहाँ लफ्ज़ मुस्तकिल और जुदागाना निज़ाम, आइसोलेटेड सिस्टम और कांस्टेंट, ये दो नए लफ्ज़ हैं। जहाँ तक मोमेंटम की बात है तो वो मैंने अपने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह समझा दिया, उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। इस लॉ को समझने के लिए कि क्या मतलब है इसका, दो चीज़ों को समझना होगा मेन, जुदागाना और मुस्तकिल। तो जुदागाना निज़ाम यानी आइसोलेटेड सिस्टम, ये क्या बताता है? तो निज़ाम सिस्टम को कहते हैं, यानी एक से ज़्यादा जिस्मों पर कोई भी निज़ाम मुश्तमिल हो तो हम उसे सिस्टम कहेंगे। जिस चीज़ पर हम गौर कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम या जुदागाना निज़ाम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें से ना तो मास बाहर आ सके ना जिसमें मास इंटर हो सके, यानी जिसका टोटल मैटर कांस्टेंट रहे, उसमें कमी ज़्यादती ना हो। और दूसरी बात यह है कि उसमें से एनर्जी भी, तवानाई भी बाहर या अंदर ना जा सके। यानी आइसोलेटेड सिस्टम से ना तो तवानाई, ना मादा मैटर बाहर जा सकता है, ना एनर्जी और मैटर उसमें बाहर से इंटर हो सकते। तो ऐसा कोई भी निज़ाम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब मुस्तकिल रहता है का मतलब ये है कि अगर किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा अजसाम हों, यानी मोर देन वन बॉडीज़ हों, और वो सारे मूव कर रहे हों, तो जाहिर बात है सबका मोमेंटम होगा। तो सारे मोमेंटम्स को हम ऐड करेंगे तो ये निज़ाम का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये जो सिस्टम का मोमेंटम है, इसका मतलब ये है कि किसी सिस्टम में अगर एक से ज़्यादा बॉडीज़ हों तो उन सब के मोमेंटम को ऐड करेंगे तो ये उस सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम सिस्टम ही बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक सिस्टम है। हमारे इस सिस्टम में सिर्फ 2 बॉडीज़ हैं। ज़्यादा लेंगे तो तब भी बात समझ सकते हैं, 2 से समझना में ज़्यादा इजी होगी, और हमारे मैट्रिक लेवल पर इसमें 2 ही बॉडीज़ ली जाती हैं। इस तरह ज़रा टॉपिक को समझाना इजी हो जाता है। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बंद सिस्टम है और आइसोलेटेड भी है चारों तरफ से, तो इसकी बाउंड्री क्लियर है, ये बिल्कुल आखिरी हद। चले मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो
ये लीजिए क्लियर लगा दी मैंने, इसको ब्लैक कर दिया है। तो ये एक समझ लें एक सिस्टम है, उसकी बाउंड्रीज़ हैं। इस बाउंड्री के अंदर ना तो बाहर से कोई और जिसम मैटर आ सकता है, ना ही एनर्जी इंटर हो सकती है, और ना ही जिसके अंदर मौजूद एनर्जी और बाहर जा सकती है जो अंदर एनर्जी हो, और ना बाहर से अंदर आ सकती है। अब टू बॉडीज़ है हमारे पास जिसका मास, एक बॉडी ये है बड़ी, इसका मास m1 है, और दूसरा बॉडी वो छोटा है, उसका मास m2 है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। मास m1 की वेलोसिटी इनिशियली u1 है, और जो मास 2 है इसकी वेलोसिटी u2 है। यानी इनिशियली ये इस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही लाइन पर मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो जाहिर बात है अब क्या नतीजा निकलेगा, दोनों में एनर्जी इस वक्त मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास और वेलोसिटी अगर किसी जिस्म में मौजूद हो तो फिर उनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। तो अब इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी एनर्जी है। अगर दोनों की एनर्जी को ऐड करें तो ये सिस्टम की एनर्जी कहलाएगी, और दोनों के मोमेंटम को ऐड करें तो ये सिस्टम का मोमेंटम कहलाएगा। अब यहाँ देखें हमारे पास इस बड़े जिस्म का मास m1 है और इसकी वेलोसिटी u1 है, तो जो मोमेंटम का फार्मूला है वो मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी होता है। तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मोमेंटम बनेगा m1 u1, और इसका मोमेंटम बनेगा m2 u2। ये बॉडीज़ का मोमेंटम होगा, और मैं दोनों के मोमेंटम को ऐड करूँगा तो ये सिस्टम का मोमेंटम होगा। तो आइए अब अगली बात समझते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम मुस्तकिल होने का या कांस्टेंट होने का क्या मतलब है। तो देखिए इस वक्त ये दोनों आपस में टकराए नहीं हैं, इनमें कोलिजन नहीं हुआ, तो इस वक्त जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कितना है। तो ये देखें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। अभी ये एक दूसरे की तरफ जिस्म बढ़ रहे थे, तो अब ये बिफोर कोलिजन इस वक्त सिस्टम का कुछ ना कुछ मोमेंटम है, तो हम उसको समझते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। टकराव से पहले सिस्टम का मोमेंटम, हम दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम को ऐड करेंगे। तो ये m1 फर्स्ट बॉडी हो गया उसका मास, और सेकंड बॉडी और ये u1 उसकी वेलोसिटी हो गई। तो मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ये बन गया ग्रेटर जो बॉडी है उसका मोमेंटम, और ये जो स्मॉलर है छोटा जिस्म है उसका मोमेंटम हो गया मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। और दोनों का मोमेंटम को मैंने ऐड किया तो ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराव से पहले सिस्टम का मोमेंटम। तो अब ये जिस्म जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं आखिरकार आपस में टकरा जाते हैं। ये लीजिए टकरा गए, और अब टकराने के बाद ये दोनों एक नई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। अब ये चूँकि बहुत ज़्यादा हैवी है m1, इसलिए m2 जब इसके साथ टकराता है तो नई डायरेक्शन में नई वेलोसिटी v2 के साथ मूव करता है, और ये m1 की वेलोसिटी में कुछ थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन ये उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। और सिचुएशन कुछ भी हो, नई वेलोसिटी इसकी चेंज होकर v1 हो गई और m2 की चेंज होकर v2 हो गई। अब जो सिस्टम का मोमेंटम है वो हम क्या कहेंगे, सेम रहेगा। बॉडीज़ का मोमेंटम चेंज हो गया, मास तो नहीं चेंज हुई इसकी, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी कुछ थोड़ी सी कम हो जाएगी इसके साथ टकराने की वजह से, इस तरह इसका मोमेंटम भी कम हो जाएगा। और इसकी वेलोसिटी बदल गई है अपोजिट डायरेक्शन में, और हो सकता है वेलोसिटी बढ़ भी जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब इस तरह m2 v2 ये इस जिस्म का मोमेंटम होगा मास m2 का, और m1 v1 मास m1 का मोमेंटम होगा। तो इस तरह अब दोनों मोमेंटम को हम ऐड करेंगे तो ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन होगा, यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन m1 v1। फर्स्ट मास m1 है, अब उसकी नई वेलोसिटी v1 है, तो m1 v1 ये जो ग्रेटर बॉडी है इसका जो है मास मोमेंटम अब आफ्टर कोलिजन m1 v1, और जो स्मॉलर बॉडी है उसका मोमेंटम m2, वेलोसिटी उसकी v2 हो चुकी है u2 से।
और मास उसका उतना ही है, तो m2 मल्टीप्लाई बाई v2 करेंगे तो ये सेकेंड बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये निकलेगा आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। तो अब हमारा जो लॉ है वो हमें ये कहता है कि ये जो दोनों मोमेंटम है, ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों बराबर रहेंगे। यानी इस तरह ये आ गया आपके सामने, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और पहला जो बयान है ये मैथमेटिकली m1 u1 प्लस m2 u2 के इक्वल है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल है। और ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये वाला हिस्सा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और ये वाला टुकड़ा मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब ला ये कहता है कि ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। इस तरह हमारे पास ये इक्वेशन होती है ला के मुताबिक m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या रियाजियाती इजहार है। और याद रखिए ये इसका प्रूफ नहीं कहलाता, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने साबित कर दिया, बल्कि ये मतलब है कि हमने उसको मैथमेटिकली सिर्फ लिख दिया है। इसका प्रूफ जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में दिया जाएगा, यानी 11वीं क्लास में फिज़िक्स के अंदर। यहाँ सिर्फ आपको ये लॉ एक्सप्लेन किया गया है कि इस लॉ का मतलब क्या है और आया ये दुरुस्त है या गलत, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग सीखेंगे। मैं इंशाल्लाह उसकी जब लेक्चर शुरू करूँगा तो वहाँ आप लोग समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर। अब इसे लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।